ठीक है। 57 की क्रांति के पीछे का एक राजनीतिक जो कारण था, वो राजनीतिक कारण था, उसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसे कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है, ये व्यपगत का सिद्धांत 57 की क्रांति का एक राजनीतिक कारण था, एक राजनीतिक कारण, एक पॉलिटिकल कॉज में देखा जाता है, पॉलिटिकल फैक्ट था। इसे हम कहते हैं देश हड़प नीति। कि देश हड़प नीति है, देश हड़प और नीति, यानी कि देश को हड़पने की नीति। अच्छा देखिए, इस सिद्धांत का आरंभ होता है 1842 से। 1842 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लागू किया गया था, यानी कि देश हड़प नीति जो थी 1842 में आ गई थी। 1842 में इसको लाया गया था। इसका कारण ये था कि किसी भी तरीके से ब्रिटिश कंपनी जो थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभावी क्षेत्र बढ़ाना था, इसका विस्तार करना इसके पीछे की वजह थी। 1842 में इसे भारत के इस वाले क्षेत्र में, यानी इसके इस वाले क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र है ये, इसे पश्चिमी क्षेत्र में पहले लागू किया गया था, यानी कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र था। इस पश्चिमी क्षेत्र में इसको व्यपगत सिद्धांत को या देश हड़प नीति को सबसे पहले लागू किया गया था। और ये सबसे पहले उन राजाओं के रियासतों में या राजाओं के रजवाड़े में से लागू किया गया था जो राजा कमज़ोर थे, जिनकी आय कम थी, इनकम कम थी जिनकी, उनके जगह पर इसे, उनके स्थान पर इन्हें लागू किया गया था। ये काम करती थी, किसी राजा का अगर कोई सर्वाइवर नहीं है, उसका कोई नॉमिनी नहीं है, उसका कोई वारिस नहीं है, तो ऐसे में वो उसकी जो संपत्ति होती थी, उसकी संपत्ति जो थी वो सरकार के अधीन चली जाती थी। ठीक है, या तो सरकार हड़प लेती थी या सरकार के अधीन चली जाती थी। कारण था कि उसका कोई वारिस नहीं होता था। जब वारिस नहीं है, ऐसे में अडॉप्टेड चाइल्ड जो होता था, यानी कि अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है तो वह बच्चा भी उस राजा के, यानी या राजा हो या क्वीन हो, उसकी संपत्ति का वारिस वो नहीं हो सकता था। अडॉप्टेड चाइल्ड को संपत्ति नहीं मिलती थी। उसके लिए जो बच्चा है, यानी कि जो अगला सर्वाइवर होगा, वो उसी का वारिस होना चाहिए, उसी का बच्चा होना चाहिए, तो ही उसे वो संपत्ति मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो वो संपत्ति उसे नहीं मिलेगी। ठीक है जी। 1842 में ये बहुत ही धीमी तरीके से, यानी कि ये अल्प स्थिति में, यानी बहुत ही कम स्थिति में इसे लागू किया गया था। लेकिन ये कारनामा कर दिखाया 1848 में भारत में आए थे लॉर्ड डलहौजी। में लॉर्ड डलहौजी जब भारत आए तो लॉर्ड डलहौजी ने, ये थे कि भारत में गवर्नर जनरल बन के आए थे। ठीक है जी, क्या बन के आए थे? गवर्नर जनरल। लॉर्ड डलहौजी ने अपनी इमेज बनाने के लिए और कंपनी की स्थिति भारत में काफ़ी मजबूत करने के लिए देश हड़प नीति को, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ लागू किया। 1848 से इनका करियर रहता है 1856 तक। इन्होंने 1848 तक बहुत सारी रियासतें, बहुत सारे रजवाड़ों को कंपनी में मिला लिया। ठीक है, कंपनी में मिला लिया। जैसे एक कहानी तो बहुत ज़्यादा विस्तार में रही होगी, गंगाधर राव वाली कहानी समझिए आप। रानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव।
यानी कि गंगाधर राव लक्ष्मीबाई के पति थे। इनकी मृत्यु के बाद झांसी जो थी वो अंग्रेज़ों के अधीन चली गई थी, क्योंकि इनका कोई अपना वारिस नहीं था। अडॉप्टेड चाइल्ड, जैसे कि मैंने कहा, अडॉप्टेड चाइल्ड संपत्ति के वारिस नहीं होंगे, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई की जो अपनी संतान थी वो नहीं थी, उस टाइम पे नहीं रही थी, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था चाइल्ड। और जब चाइल्ड अडॉप्ट होगा तो ऐसी कंडीशन में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उस पर काम करेगी, यानी कि उस पर व्यपगत का सिद्धांत लागू कर दिया जाएगा और वो संपत्ति किसकी हो जाएगी? कंपनी की हो जाएगी, कंपनी के अधीन चली जाएगी। वो चीज़ इस केस में देखने को मिलती है। ठीक है जी। 1856 तक ऐसी बहुत सारी रियासतें थीं जो या तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नीचे चली गई थी, या दूसरी चीज़ थी सहायक संधि। उन पर दो संधियां थोपी गई थी। ज़्यादातर राजा जो थे उन राजाओं ने 57 की क्रांति में सहयोग दिया। उसके पीछे की जो वजह थी, ये मुख्य दो वजह थी, या तो उन पर व्यपगत का सिद्धांत लागू कर दिया गया, थोप दिया गया, या दूसरा था सहायक संधि का सिद्धांत। ठीक है। सहायक संधि भी कुछ ऐसे ही काम करती थी। ये 1857 की क्रांति के पीछे का एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण मतलब जिसके बीच में राजा महाराजा या फिर ताल्लुकदार किसान, वो लोग, इसके पीछे किसान शब्द यहाँ पर आया है। जो बड़े जमींदार थे, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके पास अपनी बड़ी जागीरें थीं, तो उन्हें यहाँ राजा कह करके भी पुकारा जाता था। ठीक है। तो ये शब्द आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो एक तो वजह ये थी 57 की क्रांति की राजनीतिक कारण, और दूसरा था सहायक संधि। बहुत सारे ऐसे भारत के राजा थे जिन राजाओं के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई थी। सहायक संधि जो आई है भारत में, ये 1798 की है। सहायक संधि जो थी, ये सहायक संधि भी कुछ व्यपगत सिद्धांत के जैसे ही थी। ये सहायक संधि रही है 1798 में। इसे लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आए थे। ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली इसे लेकर के आए थे 1798 में, और ये 1805 तक प्रभावी रही है। ठीक है जी। 1798 से 1805 के बीच में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम ये कि 1798 में आने वाली सहायक संधि थी क्या, और कैसे कई सारे राजा जो थे, कई सारे ताल्लुकदार जो थे, या कई सारे प्रभावी जो व्यक्ति थे, उन पर जब इस संधि को थोपा गया तो वो संधि का उन्होंने विरोध क्यों किया, और ये संधि थी क्या। ठीक है। देखें, जब किसी के ऊपर सहायक संधि थोपी जाती थी या लगाई जाती थी, तो उसके पीछे की जो वजह होती थी, वो वजह होती थी एक तरीके से उसका व्यक्तिगत सिद्धांत के अंदर उसकी संपत्ति को अपने अधीन करना। क्योंकि पहले हर किसी चीज़ को धीरे धीरे कमज़ोर किया जाएगा, उसके बाद उसे अपने अधीन करना होता था। पहले सहायक संधि थोपी जाती थी राजाओं पर ज़्यादातर। सहायक संधि का मतलब क्या था? इसका मतलब था पहला कि जिस राजा पर सहायक संधि थोपी जाएगी, उसकी सैनिक टुकड़ियाँ, जो उसकी सैनिक टुकड़ियाँ होती थी, वो टुकड़ियाँ क्या कर दी जाएंगी? समाप्त कर दी जाएंगी। सैनिक टुकड़ियाँ समाप्त हो जाएंगी। यानी कि जिस राजा पर सहायक संधि लगाई जाएगी, उसकी जो खुद की, पहले उनके अपने अपने सैनिक होते थे। ठीक है। अब उनके अपने अपने सैनिक कभी कभी ये 12,000 से ऊपर, 12,000 तक या उससे ऊपर तक, 20,000 तक होते थे। बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे ये, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं रखते थे। अब जब सहायक संधि थोपी जाएगी, सहायक संधि अगर उन पर लगा दी गई, तो उसके बाद उनकी अपनी सैनिक टुकड़ियों को निरस्त कर दिया जाता था। अब राजा के पास अपनी सैनिक टुकड़ियाँ नहीं होती थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ऐसे में वो अपने सैनिक, यानी अपने अंग्रेजी सैनिकों की कुछ टुकड़ियाँ उन राजाओं को देती थी। यानी कि एक टुकड़ी, अगर एक टुकड़ी किसी राजा को दी गई है, तो उस एक टुकड़ी के रख रखाव का सारा खर्चा, यानी कि रख रखाव का मतलब था कि उन सैनिकों के लिए रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था प्लस वेतन की व्यवस्था, ये उस राजा की होगी जिस राजा की रियासत में या जिस राजा के रजवाड़े में, वहाँ पर जहाँ पर सैनिक होंगे, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करेंगे, वो उसकी देख रेख करेंगे। ठीक है जी। तो ये उसका
उसकी जिम्मेदारी होती थी, दूसरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो उनके रख रखाव की जिम्मेदारी उस राजा की होती थी। अगला क्या था कि राजा जो होता था, यानी कि जो राजा है, जिस राजा के ऊपर सहायक संधि लगाई गई है, वहाँ पर जो सैनिक हैं वो सैनिक डिसाइड करेंगे कि राजा को किसी दूसरे राजा के साथ युद्ध करना है कि नहीं करना, उस राजा की मदद करनी है या नहीं करनी। ये तीसरा पॉइंट होता था। लेकिन चौथा पॉइंट ये था कि उन ही सैनिकों की ये जिम्मेदारी थी कि वो सैनिक क्या करें। वो सैनिक, जैसे अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है किसी दूसरी रियासत के राजा के द्वारा या किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के द्वारा, अगर उस राजा पर आक्रमण किया जाएगा तो ऐसे में वो सैनिक, अंग्रेजी सैनिक क्या करेंगे, वो सैनिक उस राजा के खिलाफ लड़ते थे, ठीक है। लड़ते थे या नहीं लड़ते थे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि सहायक संधि में यह शामिल था कि अगर कोई भी बाहरी टुकड़ियाँ, बाहरी सैनिक अगर किसी राजा पर हमला कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति पर, उस राजा पर सहायक संधि लगाई गई है, तो ऐसे में उस राजा की तरफ से वो अंग्रेजी सैनिक लड़ते थे, ठीक है। जिनके रखरखाव का खर्चा उस राजा का होता था, तो उसे अंग्रेजी सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ता था। अंग्रेजी सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन राजाओं की पूरी न्यायपालिकाएं समाप्त कर दी गई थी, इनकी सैनिक शक्तियां समाप्त कर दी गई थी। राजा का जो सत्ता क्षेत्र होता था या राजा का वो क्षेत्र था जिसमें ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते थे, अब उस शक्ति प्रदर्शन क्षेत्र पूर्ण रूप से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। यानी अब ये अपनी शक्ति का भी सही तरीके से प्रयोग नहीं कर सकते थे। शक्ति प्रयोग के लिए भी इनके पास कोई स्थान नहीं था, जिस वजह से ये राजा हैं ये लगातार कमज़ोर होते गए। और ध्यान रहे कि जब कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है, यानी अगर बात करें स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, अगर किसी इंसान को एक बीमारी बनती है, उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमज़ोर होता है तो उसके बाद उसे कई सारी बीमारियां पकड़ लेती हैं और वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उसके बाद उसका ठीक होना मुमकिन नहीं होता। कुछ ऐसा ही था। जिन राजाओं के ऊपर इतनी सारी संधियाँ थोपी जाएंगी, क्या वो राजा अपना कार्यकार क्षेत्र बनाए रख सकते हैं? नहीं रख सकते, किसी भी तरीके से नहीं रह सकते, क्योंकि उनके विरोध में पहले तो उनके विरोध में अंग्रेज आए, अंग्रेज उनके विरोध में आए, अंग्रेजों के साथ साथ अंग्रेजों ने अपनी नीतियां उनके विरोध में कर दी। अब पहले जो छोटे मोटे लोग जो उन राजाओं का विरोध नहीं करते थे, अब वो लोग भी उनका विरोध करने लगे थे। 57 की क्रांति के अंदर क्या था? 57 की क्रांति के अंदर यही तो था, राजाओं के सिर पे अंग्रेज चढ़ चुके थे। अब उनके बाद जो क्रांतिकारी दल था, इन क्रांतिकारी में सभी प्रकार के लोग शामिल थे। जनता का कोई चेहरा नहीं होता, ऐसे क्रांतिकारियों का भी कोई भाव या कोई चेहरा नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, जिसके कारण 57 की क्रांति में बहुत जगह लूटपाट की गई, सरकारी संपत्तियों को या फिर ताल्लुकदार राजा, इन तमाम की संपत्ति को या तो जला दिया गया या उसे लूट लिया गया, तहस नहस कर दिया गया। वो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। सहायक संधि के बाद अब हम करेंगे 57 की क्रांति का अगला टॉपिक।